ये प्रोटिस्टा 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 में क्या होता है? प्रोटिस्टा में आपके जानने लायक एक ही जीव है, प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है या प्रोटिस्टा किंगडम का जीव है। इसकी इसके साथ क्या खूबी है कि ये जो होता है ये पानी में पाया जाता है। और कैसे पानी में पाया जाता है? ऐसे पानी में पाया जाता है जो काफी लंबे समय से ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अब उस जो पानी, जैसे घर के पिछवाड़े कहीं कोई गड्ढा है, वहां पानी, बारिश का पानी काफी दिन से सड़ रहा है, तो उसके ऊपर एक मिट्टी की बारीक लेयर, यानी धूल की, रेत की एक बारीक लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं उसका सरफेस, वाटर का सरफेस एक क्रिएट हो जाता है। उसी सरफेस के ऊपर जाकर के मच्छर बैठता है। अब मच्छर की कहानी भी सुन लीजिए। मच्छर कैसा है? मच्छर अंडे देता है, मतलब जिसको हम कहते हैं लार्वा, है ना। तो अब मच्छर अंडे देता है, और अगर मच्छर ने कहीं भी अंडा दे दिया तो हम ही, जैसे सपोज कर लीजिए हम ही है, घास में मच्छर ने अंडा दे दिया घास के ऊपर, हम ऐसे घास को चलते हुए चले जाते हैं। तो हर प्राणी चाहता है कि उसका जनरेशन सरवाइव करे, उसे कोई खतरा ना हो, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी जगह पर अंडा देता है जहां बहुत दिनों से मच्छर ने देखा है कि यहां कोई हलचल नहीं है, नया इंसान आता है, नया कुत्ता आती है, नया बिल्ली आता है, तो उस लेयर के ऊपर, जो पानी की लेयर है, जिसके ऊपर रेत की लेयर बन गई है या कचरे की एक मोटी लेयर, उसके ऊपर जाकर के वो अंडा दे देता है अपना, क्योंकि ये उसके लिए सबसे सेफ जगह है। वही मच्छर की नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होगी। अब बैठे बैठे वो वहां जब अंडे देता है, वो मच्छर कौन देगा? ध्यान रखें, मच्छर, हाँ, जिसको हम एनाफिलीज बोलते हैं, फीमेल। ओके, वही अंडे देगी, मेल तो देगा नहीं। तो वो बैठता है, तो वो अपना जो इंजेक्शन होता है वो पानी में ऐसे डुबोता है, ऐसे। जब पानी, आदतन ना, मतलब उसका इंटेंशन नहीं है, ये उसकी हैबिट है, जब पानी में डुबोता है तो वो जो प्रोटिस्टा ग्रुप का ये प्रोटोजोआ है, वो उसके उस सूंड में आ जाता है। अब इसके बाद फिर वो चल देती है, वो आती है हमारे पास आती है, तो हमारे हाथ में डंक मारती है, एनाफिलीज। तो वो जो प्रोटोजोआ था वो हमारे ब्लड में चला जाता है। क्लियर है? अब ब्लड में जाने के बाद क्या करता है वो प्रोटोजोआ डिस्ट्रॉय करने लगता है हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है उनको तोड़ने लगता है, उनको किल करने लगता है, उनको नष्ट करने लगता है। मतलब अगर आपसे कहे प्रोटोजोआ क्या काम करता है, तो आप कहो प्रोटोजोआ जो है आरबीसी का दुश्मन है, आरबीसी को डिकम्पोज कर देता है, वो नष्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है? जैसे ही ये होता है, हमारा शरीर मतलब बनाने लगता है। जैसे मान लीजिए 10 आरबीसी को उसने किल किया प्रोटोजोआ ने, तो हमारी बॉडी उसकी रिकवरी करेगी, वो 10 आरबीसी बनाएगी, फिर वो 10 का 20 किल कर देगा, फिर ये बनाएगी। तो फिर क्या होता है, जब जब वो रिकवरी हो जाती है तो हम ईज में आ जाते हैं, और जब प्रोटोजोआ अपना काम करना शुरू कर देता है, 20 की जगह 40 आरबीसीज डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हम डिसईज में हो जाते हैं। तो ईज और डिसईज की ये साइकिल एक लंबे समय तक चलने लगती है। तो हम कहते हैं रुक रुक के बुखार आ रहा है, तो क्या है? तो बोलते मलेरिया। तो इसको क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना, मलेरिया इज नॉट द बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया इज द प्रोटोजोअल डिजीज। मलेरिया का जो वेक्टर है वो प्रोटोजोआ है, उसका जो जीव है जो उसके लिए उत्तरदायी है वो प्रोटोजोआ है। ओके, और मलेरिया में कोई आपसे पूछे इन्फेक्टेड पार्ट क्या होता है, तो बोलना आप मलेरिया में इन्फेक्टेड पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। ओके, और दूसरा इन्फेक्टेड पार्ट क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण इंफेक्शन में आता है। अब थोड़ी सी बात और आपको बताता हूं, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है, मतलब हीमोग्लोबिन अपना काम करना जब बंद कर देता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी
कुछ भी बर्बाद नहीं होने देती। वो चाहती हर चीज का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है, एक को कहते हैं हीम और दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीम इज आयरन। आयरन और प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर हेल्दी लाइफ। बिकॉज हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसको ऐसे में समझा दूं कि जैसे प्राण कहते हैं, प्राण कहते हैं ना, प्राण, प्राण निकल गया, प्राण चला गया, प्राण कहते हैं, जान कहते हैं, मेरी जान ही निकल गई, वैसे कहते हैं मेरी प्राण ही निकल गया। प्राण जो होता है, प्राण मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या? हाँ। और ऑक्सीजन क्या काम करता है? ऑक्सीजन ही जीवन है। मतलब ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को जला करके यानी ऑक्सीडाइज करके और हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं एनर्जी। हम कितने एनर्जेटिक रहेंगे या हम ऐसे लुंज पुंज पड़े रहेंगे? ओके, इट डिपेंड करता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल, दो ही चीज, खाली अकेला ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जितना ज्यादा इसकी सप्लाई होगी, अब कई बार ग्लूकोज का तो क्या है, खूब ठूस के आए हैं तो ग्लूकोज पर्याप्त है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों है? ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो क्या अंदर जाता है और बाहर, जब सांस बाहर निकालते हैं, जैसे इनहेल एक्सहेल बोलते हैं ना, इनहेल करते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन ही नहीं जाता है। हाँ हाँ, मतलब ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो सिखा दिया गया है कि ऑक्सीजन जाता है, निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नहीं, निकालते हैं तो 80% नाइट्रोजन निकलता है और खींचते हैं तो 80% नाइट्रोजन जाता है। भाई एयर जाती है ना, जो एटमॉस्फेयर में है वो एयर जाएगी आपके शरीर में, लेकिन अब ठीक है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम, हर ऑक्सीजन का कैरियर, आप ऐसा समझ सकते हो, ऑक्सीजन का व्हीकल, समझते हैं ना, व्हीकल मतलब वाहन। ओके, तो ये व्हीकल ही नहीं है, ये स्पेशल व्हीकल है। ये ऑक्सीजन को क्या, आरबीसी, क्या है आरबीसी? अगर मैं आरबीसी बताऊं तो आरबीसी क्या है? आरबीसी इज बस, अब इस पे बैठे झांक रहे हैं, O2। ओके, ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाता है आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सल्स, रेड रेड ब्लड कैप्सल्स बोलते हैं आरबीसी। रेड, रेड को ग्रीक लोग इरिथ्रो बोलते हैं, क्या? और कैप्सल्स को सेल कहते हैं, और सेल को ग्रीक लोग साइट्स बोलते हैं, क्या? इसीलिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या? कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ओके, तो ये रेड मतलब, हाँ, ओके, तो इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कैप्सल्स को क्या बोलोगे आप? इरिथ्रोसाइट्स। ओके, जैसे एक और बात बताता हूं, अभी यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें ये पूछ लिया था। अब जैसे मैं कहता हूं ना, आप जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखें, ध्यान दें, तो बहुत सारी चीजें तो जो अन रिकॉर्डेड होती है, यानी जिसको आप दस्तावेज में नहीं लेते हो, जिसको आप नहीं लिखते नहीं हो, खाली सुनते हो, सुन के ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उस यूपीपीएससी के एग्जाम में अभी पिछले 12 तारीख को हुआ, इस मतलब 12 अक्टूबर को हुआ था, तो उसमें ये पूछा था क्या कि इरिथ्रियन सी,
कहां है, मतलब इरिथ्रियन सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो अगर अब आपको बताए तो इरिथ्रियन सी क्या होगा? रेड सी। रेड सी को या लाल सागर जिसको आप कहते हो ना, लाल सागर को जो यूनानी आए, ग्रीक लोगों ने इरिथ्रियन सी कहा। ओके, समझे? और बहुत इंपॉर्टेंस था इरिथ्रियन सी में आने का, मतलब हो जाता था कि इरिथ्रियन सी की स्थिति समझ रहे हो आप लोग? इरिथ्रियन सी कहां है? नहीं, इरिथ्रियन सी का मतलब हो गया ये अफ्रीका, ये अरब, और ये बीच में लाल सागर, और इधर मेडिटेरेनियन सी, और इन दोनों को जोड़ता हुआ आज की डेट में स्वेज कैनाल है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में स्वेज कैनाल है। पहले नहीं था, पुराने जमाने में ये चीज नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से लोग इस इलाके में आते थे, यूरोपियन और ग्रीक। और जब इस इलाके में आते थे ना, तो उन्हें लगता था इरिथ्रियन सी के चारों ओर एक अजीब सा कल्चर है, एक अजीब सी संस्कृति है। तो ये कल्चर, इधर पर्शियन कल्चर था, इधर इंडियन कल्चर था। ओके, तो इरिथ्रियन सी पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, और जिसमें फोकस किया गया, जो भी इरिथ्रियन सी पर बुक्स लिखी गई प्राचीन काल में, उन बुक्स में हमें इंडिया के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे दस्तावेज मिलते हैं भारत के बारे में। ओके, तो समझ गए बात? तो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या? रेड ब्लड कैप्सूल्स, मतलब वो तय करता है, रेड ब्लड आरबीसी तय करता है, आरबीसी का नंबर ऑफ आरबीसी हमारे ब्लड में कितने हैं, ये तय करते हैं ना कि हम कितने एनर्जेटिक दिख रहे हैं, हम कितने चुस्त दुरुस्त हैं, हम कितने मुस्कुरा रहे हैं, या हम बैठे बैठे रो रहे हैं। ये तय करता है आरबीसी हमारा। इज इट ओके? तो आरबीसी की जब कमी होती है हमारी बॉडी में किसी भी वजह से, तो उसको एनीमिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और हमारे देश में जो है, हमारे देश में क्या मतलब, लगभग हर कंट्री में, बट हमारा देश या एशियन कुछ कंट्रीज, खासकर हमारा देश जैसे भारत है, हमारा भारत में कैसा रहा है कि एक नॉर्म रहा है, वैल्यूज सिस्टम रहा है कि नॉन वेज का मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। आप वेजिटेरियन हैं तो अच्छे हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो अच्छी। मतलब आप भी नॉन वेज लेते हैं क्या? मतलब क्या टीचर होके आप नॉन वेज खाते हैं? समझे ना? तो ये वैल्यू सिस्टम है। तो क्या होता है, हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है इस वजह से, क्योंकि वेज में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन नॉर्मली नहीं होता है। और क्या होता है कि जैसे ये पुरुषों के लिए उतना मतलब नहीं रहता, बहुत पुरुषों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहता ये सब बातें। महिलाओं के साथ क्या होता है कि जो मंथली पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड कैप्सूल्स है, वो बह जाते हैं, तो नेचुरली कमी हो जाती है रेड आरबीसी की। तो हमें चाहिए कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें प्रॉपर प्रोटीन का डाइट मिले, जिससे कि उनकी बॉडी में ये प्रोटीन मिले। और खाली प्रोटीन से कुछ नहीं होता है, प्रोटीन के साथ साथ क्या चाहिए? फोलिक एसिड चाहिए। क्योंकि फोलिक एसिड मतलब, व्हाट इज फोलिक एसिड? फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है। क्या? हाँ, तो प्रोटीन चाहिए हमें। ओके, ग्लूबिन, प्रोटीन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, और आयरन चाहिए। आयरन कहां मिलता है? आयरन पालक में मिलता है, आयरन मेथी में मिलता है, लाल भाजी होती है आयरन उसमें होता है, केले में आयरन होता है, फ्रूट्स में। लेकिन आप जानते हो हमारे देश भारत में, जहां अभी भी 30% लोग बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके लिए फ्रूट्स खाना मतलब बड़ी बात होती है। हमारे यहां मेहमान को फ्रूट खिलाते हैं कि बड़ी, कोई गेस्ट आया तो उसे फ्रूट खिलाते हैं। हमारी डेली डाइट में कहां फ्रूट है? तो इस वजह से मोर देन 70% विमेन्स, इंडियन विमेन्स आर एनीमिक। हालांकि गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत काम कर रही हैं, बहुत सारे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसके लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई, लेकिन स्कीम्स से ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है
ये लोगों को जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरे कई रीजंस भी होते हैं एनीमिक होने के, जो महिलाओं या पुरुषों सबके लिए एक समान वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज पाइल्स। ओके, पाइल्स में क्या होता है, पाइल्स में जो टॉयलेट का रास्ता होता है वहां से ब्लीडिंग होती है टॉयलेट के समय में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की नस फट जाती है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो साथ में ब्लड निकलता है, तो वो आरबीसी काउंट कम करने का दूसरा बड़ा फैक्टर हो जाता है। ओके, एंड थर्ड वन, तीसरा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इंजरी। एक्सीडेंट हो जाता है हमारे यहां, वैसे भी रोड एक्सीडेंट में हर साल 3 गुना ज्यादा लोग मरते हैं जितना कोविड में मरे थे। और कोविड महामारी है, कोविड को हमने पैंडेमिक की तरह ट्रीट किया। रोड एक्सीडेंट इज नॉट महामारी, जबकि डेथ उससे 3 टाइम्स ज्यादा होती। बहुत बुरा हालत है। और इन सारे फैक्ट्स के बावजूद भी हमारे यहां हेलमेट लगा के चलना अपनी जो प्रेस्टीज होती है, अपना स्टेटस होता है, उसके खिलाफ माना जाता है। यह माना जाता है कि मैं और हेलमेट लगा के चलूंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने देखा कि कई तो हमारे साथ में होते हैं, कांस्टेबल पीछे बैठा गाड़ी पर, कहता आप निकल लो, कोई नहीं रोकेगा। तो भगवान रोक लेगा। मतलब मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जब आप बाइक चलाते हो ना, तो आपका सिर और तरबूजे में कोई डिफरेंस नहीं है। सड़क पर गिरा तो ऐसे छितराएगा। तो हेड इंजरी ही रोड एक्सीडेंट पर, रोड में मरने का सबसे बड़ा वजह होती है। जब हम सड़क पर गिरते हैं, सिर फटता है, हाथ नहीं फटता, हाथ में जख्म हो जाएगा, हाथ में खरोच लग जाएगी, हाथ में मतलब हाथ में गहरा घाव हो जाएगा, फटेगा नहीं, इधर फट जाता है और फिर ब्लीडिंग होती है और फिर आदमी की मौत हो जाती है। सेम थिंग इज कार के साथ है। कार में इंसान की मौत कैसे होती है? कार में सिर नहीं फटता है, कार में छाती टूटती है, क्योंकि आपके सामने स्टीयरिंग होती है। जब अचानक में ब्रेक लगता है तो वहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, जो ये कहता है कि जो चीज मूवमेंट में थी वो हमेशा मूवमेंट में रहेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए। उसको मूवमेंट को रोकने के लिए ही सीट बेल्ट है, कि वो कहता है, सीट बेल्ट क्या कहता है कि अब मत जाओ आगे, रोक लेता हूं आपको, लेकिन हम लगाते ही नहीं है। सीट बेल्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है टू टू टू, क्या कहते, पीछे बांध लो ना, पीछे से फंसा। मतलब इतना व्यवस्था की गई कि जो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अलार्म दे दिया कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं फंसन बांधोगे तब तक टो 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 वो करता रहेगा। तो हमारे यहाँ के लोगों ने अच्छा साधन ढूंढ लिया, उन्होंने सीट बेल्ट बांध के तब उसके ऊपर बैठते हैं। पहले वो दोस्तों वैसे पीछे भिड़ा दिया ना, इसके बाद बैठ, अब वो टो टो नहीं करेगा, है ना। तो हम मौत के साथ खेलते हैं। ये बड़ी वजह है हमारे यहां ब्लीडिंग का। ब्लीडिंग इज द मेन कॉज ऑफ एनीमिया। और इसके बाद नेक्स्ट होता है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में सीधे सीधे जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रोटोजोआ किल कर देता है, मार देता है किसको? हीमोग्लोबिन को। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो जब मैंने क्या कहा कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी बेस्ट मैनेजमेंट करती है, वो किसी भी चीज को वो अननेसेसरी बर्बाद नहीं होने देती। तो क्या होता है कि जब आरबीसी ने डिसफंक्शन हो गया, मतलब ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो फिर ऐसा नहीं होता कि अब ये यूजलेस हो गया, अब इसे बाहर निकालो। तो होता है कि ठीक है, देख लेते इसमें कुछ काम लायक बचा हो तो, समझे ना। मतलब एक होता है ना, जैसे कार 3 महीने से नहीं चल रही है, अब हमारा मन हुआ तो क्या, स्क्रैप, मतलब कुचलवा दो उसको। नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसा हो सकता था स्टेपनी उसकी सही थी, हो सकता था उसकी रिम सही हो सकता था उसकी स्टीयरिंग किसी दूसरी कार में लग जाए। तो ऐसी कोई
जो डिसफंक्शनिंग कार आपके सामने आई, उसका पुर्जा पुर्जा खोल के चेक करना और ये देखना कि इसमें कौन सा पुर्जा दूसरे कार में काम आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऐसे हमारी बॉडी रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। और पुर्जे पुर्जे को खोलने को हम क्या कहते हैं? डीकंपोज करना। क्या कहते हैं? डीकंपोज करना, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं विघटन, विघटित करना। तो फिर जब हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स काम करना खत्म कर देते हैं, तो यानी मर गए, काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब डेड हो गए। तो डेड हो जाते हैं तो कहां जाएंगे? अब डेड हो जाते हैं तो अब कब्रिस्तान जाएंगे। ओके, कहां जाएंगे? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कब्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? तो अब वो ग्रेवयार्ड जाएंगे। ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक, किसका ग्रेवयार्ड है? हीमोग्लोबिन का ग्रेवयार्ड है। मतलब मरने के बाद, यानी मरने का मतलब समझना आप मेरा, मरने का मतलब हो गया डिसफंक्शन होना, यानी उसका जो काम था उसने अपना काम करना जब बंद कर दिया, तो इसका मतलब दैट इज डेड। तो डेड होने के बाद ऐसा नहीं कि अब वो बाहर निकाल दिया जाए, डेड होने के बाद उसे स्प्लीन में जाना पड़ेगा। वो उसका ग्रेवयार्ड है, वो उसका कब्रिस्तान है। ठीक, हिंदी में हम उसको प्लीहा बोलते हैं। क्या? स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं। और अभी मैं, चूंकि आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट, इसलिए मुझे नाम वाम बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन कोई अच्छा खिलाड़ी मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका स्प्लीन इंजरी हो गया। मतलब उस स्प्लीन, कल न्यूज़पेपर में आया था मैंने, हाँ, श्रेयस, श्रेयस, यस एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर नाम है। तो उसका स्प्लीन इंजरी हो गया, अब वो 6 महीने तक शायद नहीं खेल सकता है। तो ये समझे स्प्लीन क्या है? यहां होता है स्प्लीन, इस जगह पर, मतलब पेट में इस जगह पर स्प्लीन होता है। छोटा सा ऑर्गन है ये, दैट इज ग्रेवयार्ड। उसका काम क्या है? सिर्फ इतना सा काम है, हीमोग्लोबिन को डिकंपोज करना। ओके, डिकंपोज का मतलब क्या हो गया? हीम अलग करना, ग्लोबिन अलग करना। अब खाली हीम और ग्लोबिन नहीं होता, इनके साथ खाली हीम और ग्लोबिन नहीं होता, इसके साथ बिलिरुबिन भी होता है, बिलिवर्डिन भी होता है, ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं। उन सारे घटकों को अलग अलग कर देना। अब फिर यह डिसाइड करना कि इसमें कौन सी चीज, जैसे हीम है, भाई हीम को क्या होना है? हीम रीयूज हो जाएगी, फिर से वो बोन मैरो में भेज दी जाएगी, जहां जहां हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर हम अपनी डाइट में रोज आयरन नहीं भी लेते हैं ना, तब भी हमारी बॉडी आयरन को रिसाइकल करके सप्लाई करती रहती है, भेजती रहती है, काम चलता है। बट प्रोटीन नहीं, ग्लोबिन वो नहीं भेज रहा है, फिर से ग्लोबिन आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्रोटीन डाइट में होना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डिसीज फ्री बॉडी के लिए प्रोटीन युक्त डाइट होना चाहिए। हमारी डाइट कैसी होती है? कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है। मतलब हमारी डाइट का 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे रोटी खाते हैं हम, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसकी बजाय हमें हीमोग्लोबिन, हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक काम में, मतलब हर एक बॉडी ग्रोथ में, मैं बताऊंगा आगे कहां कहां प्रोटीन की कैसी कैसी जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताता हूं, प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल। हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, तभी हेल्दी डाइट बनेगी आपकी। ओके, तो चलो आगे। अब फिर क्या? अब जब वहां पहुंच गए तो डिकंपोज हुआ। तो कई बार क्या होता है ना कि इतनी बड़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन मर गए कि स्प्लीन थक जाता है डिकंपोज करते करते। तो जब थक जाता है ना, मतलब यानी ओवरबर्डन आ गया, उस पर काम का बोझ आ गया, तो स्वेलिंग हो जाती है। इसीलिए जब किसी को मलेरिया हुआ हो, तो मलेरिया के साथ चक्कर क्या होते हैं? बुखार आता है, खाली बुखार आता है, ठीक हो जाता है। अब चेक करवाते हैं तब मलेरिया निकलता है। ओके, तो मलेरिया का सबसे पहला फिजिकल टेस्ट होता है कि यहां दबा के देखना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, फिर उतर जा रहा है, ठंड गर्म लग रहा है, फिर हमने सोचा, जैसे कैसा होता है कि आज फीवर है, फिर सुबह ठीक हो गए, ठीक हो गए,
शाम को फिर फीवर आ गया। अगर फिर ऐसा हो तो फिर यहां दबा कैसे देखना चाहिए। अगर यहां दबाने पर दर्द महसूस हो रहा हो तो इसका मतलब स्वेलिंग है, यहां पर स्वेलिंग होती है हल्की सी, इसका मतलब स्प्लीन ओवरलोडेड हो गया है। अब क्या होता है जब स्प्लीन इस तरह से ओवरलोडेड हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, मतलब वो सबका काम करता है, हर तरह का काम कर सकता है। वो होता है जैसे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम में माहिर होते हैं, समझे ना। तो वैसे वो ऑर्गन मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, इसीलिए उसकी हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा इज्जत है। उसे कलेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में लीवर कहते हैं, प्यार से जिगर कहते हैं, हिंदी वाले यकृत कहते हैं। तो कलेजा वही है, जिगर वही है, जिगर का टुकड़ा वही है, यकृत वही है, लीवर वही है, मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है। तो जब ये ओवरबर्डन हो जाता है स्प्लीन, तो फिर आगे जो ढेर सारे डेड आरबीसीज है उनको डिकंपोज करने का काम लीवर करने लगता है। लीवर बहुत सारे काम करता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो ये रही किसकी बात, ये जो मैंने आपको बताया, ये इसमें सिर्फ आपको एक को ही जानना है,